So welcome to all of you in the course of manufacturing process. Today we are going to discuss the forging process, that is the second type of metal forming process, that is forging. तो फोर्जिंग होता क्या है? तो फोर्जिंग में बेसिकली करते क्या है कि मटेरियल को एक शेप से दूसरे शेप में बाय द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर आप एक शेप से दूसरे शेप में प्रोडक्ट को आप कन्वर्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ प्रेशर. तो फोर्जिंग जो है एक मेटल वर्किंग प्रोसेस है जिसमें आप मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हो एक शेप से दूसरे शेप में एक डाई के अंदर, जिससे कि क्या होता है कि आप एक शेप से दूसरे शेप में मटेरियल को कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रेशर. तो जैसा आपको प्रॉपर्टी चाहिए होता है, जैसा आपको रिक्वायरमेंट होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मटेरियल की, वैसा आप प्रोड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोर्जिंग. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं हुक का, जो आपका क्रेन का हुक होता है, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक, सपोज आपका ये हुक है, ठीक है. अगर हम इसको सिंपली मशीनिंग के थ्रू बनाते हैं तो मे बी कि इसका ग्रेन्स जो है इस तरीके से ओरिएंटेड होगा, ग्रेन्स का जो ओरिएंटेशन होगा वो इस तरीके से होगा. मे बी इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि ऐसा ही हो, मे बी हो सकता है कि उसका ग्रेन्स का ओरिएंटेशन कुछ इस वे में भी हो सकता है, आपका ग्रेन्स कुछ इस तरीके से भी हो सकता है ओरिएंटेड. तो वो किसी डायरेक्शन में आपका ग्रेन ओरिएंटेड हो सकता है. तो वी डोंट नो कि किस तरीके से ओरिएंटेड है. तो आप जैसा रिक्वायरमेंट होता है आप उसके हिसाब से उसके ग्रेन्स का ओरिएंटेशन का फ्लो आप डिसाइड कर सकते हो. मतलब फ्लो आप ग्रेन्स का आप खुद फोर्जिंग के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हो. जैसे अगर इस हुक की बात करें तो जब आप एक लोड अप्लाई करोगे यहाँ पे एफ, जब लोड अप्लाई करोगे, हुक है तो आप जब लोड अप्लाई करोगे तो ग्रेन्स का ओरिएंटेशन इसी डायरेक्शन में है विद द एप्लीकेशन ऑफ लोड. तो ये जो हुक का पार्ट है, हुक है, वो सब बहुत ही जल्दी फेल हो जाएगा. और अगर इसकी बात करें तो इस कंडीशन में आप अगर फोर्स एफ लगाते हो तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन है आपके एक्सिस, आपके ग्रेन्स के ओरिएंटेशन, ग्रेन्स के अलाइनमेंट से परपेंडिकुलर है. तो ये मैक्सिमम फोर्स तक ये बियर कर सकता है विदाउट फेलियर. तो वी डोंट नो, तो हम करेंगे क्या कि इसका ग्रेन का ओरिएंटेशन ऐसा बनाएंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड जो है वो बियर कर सकें. तो अगर हम देखते हैं कि फोर्जिंग के थ्रू कैसे बना सकते हैं, अगर हुक की बात करते हैं तो सपोज ये आपका हुक है, तो हम फोर्जिंग के थ्रू जो है हम इसके ग्रेन्स का फ्लो जैसा आपका लोड का रिक्वायरमेंट होता है उसके अपने एप्लीकेशन के हिसाब से हम उसके ग्रेन्स का फ्लो का पैटर्न भी आप डिसाइड कर सकते हो. तो अगर आपका इस तरीके से ग्रेन्स का फ्लो हो गया तो जब आप लोड एफ भी अप्लाई करते हो तो इस तरीके से ये आपका जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड तक बियर कर सकता है, मतलब लोड बियर कर सकता है विदाउट फेलियर. तो आप कर क्या सकते हो कि कंट्रोल वे में, क्लोजली कंट्रोल वे में ग्रेन्स का फ्लो करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोर्जिंग. फोर्जिंग के थ्रू आप विद द हेल्प ऑफ फोर्जिंग आप जिस डायरेक्शन में चाहो ग्रेन्स का फ्लो कराना उस डायरेक्शन में आप फ्लो करा सकते हो, जिससे कि उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है. ठीक है. तो आपका जो फोर्जिंग होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है. पहला जो होता है ड्राइंग आउट, फर्स्ट वन इज ड्राइंग आउट, सेकेंड वन इज अपसेटिंग. नाम से क्लियर हो रहा है, ड्राइंग मतलब कि खिंचाव, मतलब टेंसाइल टाइप का. तो जैसे आपके कंपोनेंट है, अगर आपका कंपोनेंट का कंपोनेंट ये है, मेटल पीस ये है, तो करते क्या है कि आप इसको पहले एक बेस पर, एनविल पर आप इंस्टॉल कर दोगे पार्ट को. इसके ऊपर से आप क्या करोगे कि आइदर स्मॉल हैमरिंग से आप क्या करोगे, इसकी थिकनेस को रिड्यूस करोगे आप. तो थिकनेस को जब रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का लेंथ इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है. तो ये होता है आपका ड्राइंग आउट, दैट इज ड्राइंग आउट. ठीक है. आप क्या कर रहे हो, थिकनेस कम कर रहे हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, इसकी लेंथ आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो. ठीक है. या ऐसे भी कर सकते हो कि आप जो है मेटल के ऊपर डायरेक्टली जो है, आप मेटल के ऊपर, आपका ये वर्कपीस था, ये आपका बेस हो गया, इसके ऊपर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो कि एक
रैम से या प्रेशर से आप डायरेक्टली आप प्रेशर लगा सकते हो, जिससे कि इसकी थिकनेस आप डिक्रीज कर सकते हो और लेंथ आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एल जो होगा इनिशियल जो लेंथ है एल नॉट, तो एल जो होगा वो ग्रेटर होगा एल नॉट से, और टी जो होगा आपका फाइनल थिकनेस जो टी होगा वो कम होगा टी नॉट से। ठीक है, तो ये होता है ड्राइंग आउट, जिसमें आप थिकनेस क्या कर रहे हो, आप रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, एक होता है सेकेंड वन इज अपसेटिंग, फर्स्ट वन दैट इज सेकेंड वन अपसेटिंग। अपसेटिंग इसमें क्या करते हैं कि आप क्या करते हो कि अपसेटिंग में करते क्या हो कि कंपोनेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया आप इंक्रीज करते हो। सपोज ये आपका बेस हो गया, ये आपका कंपोनेंट है, तो इस पे करते क्या हो कि आप रैम के थ्रू प्रेशर अप्लाई करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो। तो प्रेशर से क्या होगा कि इसका जो डायमीटर होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो जाता है। एल अगर मान लेते हैं एल है, लेंथ जो एल है और डायमीटर जो है डी है। ठीक है, एल नॉट है डी नॉट है। ठीक है, तो फाइनल जो आपका कंपोनेंट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, जिसका फाइनल थिकनेस एल, फाइनल लेंथ हो गया एल और क्रॉस डायमीटर जो हो गया डी हो गया। तो यहाँ पे जो एल है वो लेस देन है एल नॉट से, और जो डी है ग्रेटर देन है डी नॉट से। तो यहाँ पे कर क्या रहे हो, कंप्रेसिव फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, क्रॉस सेक्शन के अबाउट कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करो, जिससे कि आप इसके थी क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज कर रहे हो और लेंथ को डिक्रीज करो। तो ये होता है अपसेटिंग, मतलब जो लोड है वो जो आप लोड अप्लाई कर रहे हो वो along the axis अप्लाई कर रहे हैं, along the axis of the object या along the length of the object आप अप्लाई कर रहे हो in the upsetting, along the force applied along the length of वर्कपीस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, लोड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द फ्लो डायरेक्शन। आपका मटेरियल किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आपका मटेरियल इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और आप इस तरीके से लोड अप्लाई कर रहे हो। तो ड्राइंग आउट में होता क्या है कि आप परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई करते हो फ्लो डायरेक्शन के अबाउट, और इसमें क्या होता है जो आप अपसेटिंग में क्या करते हो कि लेंथ के अबाउट क्या करते हो, लेंथ के डायरेक्शन में ही आप फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, so next one is open die forging and close die forging। दो तरीके से फोर्जिंग करते हैं। मैकेनिज्म जो है आपका आइदर ड्राइंग आउट और अपसेटिंग, लेकिन जो ऑपरेशन जो करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, आइदर ओपन डाई फोर्जिंग हो सकता है या फिर क्लोज डाई फोर्जिंग हो सकता है। तो ओपन डाई फोर्जिंग में होता क्या है, तो फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं ओपन डाई फोर्जिंग। ओपन डाई फोर्जिंग नाम से क्लियर चल रहा है कि मतलब ओपन है, मतलब कि इसका जो एक पार्ट जो है आपका, एक पार्ट जो है, जो फर्स्ट पार्ट है डाई का वो आपका बेस होगा, जो बेस होगा कंपोनेंट, यहाँ पे आप कंपोनेंट को इंस्टॉल कर दोगे, फिट कर दोगे, आपका जो वर्कपीस है यहाँ पे फिट करोगे। और दूसरा जो पार्ट होता है रैम के साथ ही बिल्ट होता है, जो दूसरा पार्ट होता है सेकंड पार्ट डाई का वो रैम से ही अटैच्ड होता है। मतलब ये डाई का हाफ, फर्स्ट हाफ हो गया और ये सेकंड हाफ हो गया, और आप इस पर लोड अप्लाई कर रहे हो। तो ये क्या हो गया आपका ओपन डाई फोर्जिंग। ठीक है, मटेरियल जो है रिपीटेड ब्लो से, मतलब कि आप क्या करते हो, रिपीटेड ब्लो करते हो, रिपीटेड हैमरिंग करते हैं इसके ऊपर, जिसमें जो हैमर होता है ऊपर अपर हैमर जो होता है उसमें डाई जो होता है फिक्स होता है। ठीक है, फर्स्ट हाफ पोर्शन जो अपर डाई होता है वो फिक्स होता है, सेकंड हाफ डाई जो होता है बेस के साथ बिल्ट होता है, और आपका वर्कपीस जो है उसको मैनुअली आप ऑपरेट करते हैं। मैनुअली आपको जैसा ओरिएंटेशन चाहिए होता है, जैसा आपको प्रॉपर्टी चाहिए होता है, जैसा आपको शेप चाहिए होता है, उसको आप इस तरीके से मैनुअली एडजस्ट करते हो, आपको जैसा रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, क्लोज डाई फोर्जिंग में क्या होता है, क्लोज्ड डाई फोर्जिंग, तो इसमें क्या होगा, आपका डाई होगा, जैसे सपोज आपका जो डाई है फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। जो सेकेंड पार्ट है वो आपके बेस से अटैच्ड होगा,
ये आपका बेस हो गया, बेस से ही अटैच्ड होगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, आपका जो मटेरियल है वो यहाँ पे फिट कर दोगे, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे बिटवीन टू डाइज, ठीक है। तो क्या होगा, आपका ये फर्स्ट जो डाई है वो आपके रैम के साथ अटैच्ड होगा, रैम के साथ ही अटैच्ड होगा, रैम के साथ अटैच्ड होगा। तो आप फर्स्ट डाई और सेकंड डाई के बीच में आप क्या कर रहे हो, वर्कपीस को प्रेस कर रहे हो। तो क्या होगा, ये जो पार्ट, ये जो आपका मटेरियल है वो डाई का शेप आपका ले लेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा। तो इसको बोलते हैं क्लोज डाई फॉर्म, क्लोज डाई फोर्जिंग, ठीक है। तो कुछ इसके फोर्जिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। फोर्जिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, एडवांटेजेस। तो फोर्जिंग का एडवांटेज, फर्स्ट ऑफ एडवांटेज ये है कि आपको ग्रेन्स का जो ओरिएंटेशन जैसा आपको चाहिए, ग्रेन ओरिएंटेशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन कैन बी achieved for required mechanical properties। तो जैसा आपको प्रॉपर्टीज रिक्वायर होता है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी, आप उस तरीके से ग्रेन्स का ओरिएंटेशन आप उस तरीके से मैनिपुलेट कर लोगे तो आपका इस तरीके से क्या होगा, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपका इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। फोर्जिंग में होता क्या है कि जो आपके ग्रेन्स होते हैं, जो आप फोर्जिंग करते हो तो उसमें जो ग्रेन्स होते हैं, इनिशियली जो ग्रेन्स होते हैं वो जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स ब्रोकन डाउन टू स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज में आपका ग्रेन जो होगा ब्रोकन हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, आपका हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो होगा वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपका क्या हो गया, स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्रेन्स स्मॉल साइज का हो गया फोर्जिंग करने से, तो इस तरीके से आपका स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज कर जाता है। आप क्या कर रहे हो, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हो मटेरियल के ऊपर, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो इस तरीके से क्या होगा कि फटीग और क्रीप प्रॉपर्टी, फटीग एंड क्रीप जो होता है प्रॉपर्टी उस मटेरियल का इम्प्रूव हो जाता है। अब ये कैसे होता है, जब आप कंप्रेसिव लोड अप्लाई करोगे तो मटेरियल के अंदर कंप्रेसिव रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप होगा। कंप्रेसिव रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप होगा तो वो फटीग प्रॉपर्टी को आपका इम्प्रूव करता है। उस मटेरियल की फटीग प्रॉपर्टी और क्रीप प्रॉपर्टी क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। जैसा आपको शेप चाहिए वैसा आप डिजायर्ड शेप कैन बी फॉर्म्ड। जैसा आपको शेप चाहिए वैसा फॉर्म कर सकते हो, लेकिन लिमिटेशंस कुछ हैं, लिमिटेशंस कि आप जो है कॉम्प्लेक्स शेप मैन्युफैक्चरिंग जो है आपका डिफ़िकल्ट होता है। कॉम्प्लेक्स शेप की मैन्युफैक्चरिंग जो है डिफ़िकल्ट होता है, तो आप कॉम्प्लेक्स शेप फोर्जिंग कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। प्लस जो है ये जो प्रोसेस है फोर्जिंग में, आप डायमेंशनल जो एक्यूरेसी आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, प्रॉपर डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश इज नॉट गुड। आपको बेटर नहीं मिलने वाला है सरफेस फिनिश और डायमेंशनल एक्यूरेसी, बिकॉज आप फोर्जिंग कर रहे हैं हायर टेम्परेचर पे। स्टील अगर आप कर रहे हैं तो हायर टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन फॉर्म होगा, तो इस तरीके से डायमेंशनल एक्यूरेसी आपको फॉर्म नहीं मिलने जा रहा है। सरफेस फिनिश भी बेटर नहीं होगा ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ये कुछ लिमिटेशंस है आपके फोर्जिंग के, ठीक है। फोर्जिंग में कुछ टर्म्स यूज होता है, टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट वन इज ड्राफ्ट। जैसे अभी हमने इसमें देखा कि आपने क्लोज डाई के अंदर क्या किया कि मटेरियल को फॉर्म किया, तो मटेरियल को फॉर्म करने के बाद, फोर्जिंग करने के बाद मटेरियल को वहाँ से रिमूव भी करना है। मटेरियल को जब वहाँ से रिमूव करना है तो आपका मटेरियल जो वो शेप को स्टिक कर जाएगा उसके डाई के वॉल से, तो उसको इजेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा ड्राफ्ट देना पड़ता है।
जैसे कि हमने सैंड कास्टिंग में पढ़ा हुआ है ड्राफ्ट अलाउंस, तो हमें कुछ ना कुछ ड्राफ्ट देना पड़ेगा ताकि आपका क्या हो सके, जो वर्कपीस है वो ईजिली विथड्रॉ हो सके, ईजिली विथड्रॉ हो सके फ्रॉम द डाई से आपका क्या हो सके, ईजिली विथड्रॉ हो सके। तो इसके लिए करते क्या है कि एल्युमिनियम, जैसे अलग अलग मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है। एल्युमिनियम के लिए 3 डिग्री का रखते हैं, स्टील के लिए 5 to 7 डिग्री रखते हैं। तो ड्राफ्ट जो होता है उतना एंगल रखा जाता है जिससे कि आपका जो मटेरियल है वो डाई से ईजिली डिटैच हो जाए, विड्रॉ कर सके उसको बाय द हेल्प ऑफ पुश पिन या इजेक्टर पिन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज आपका जो है, नेक्स्ट वन इज फ्लैश। अब फ्लैश का क्या काम होता है, जैसे आप एक एग्जांपल देख लो, जस्ट सेम एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, फर्स्ट डाई एंड सेकेंड पार्ट ऑफ डाई। ठीक है, आपने मटेरियल को यहाँ पे पुट किया। ठीक है, आपका मटेरियल है। अगर सपोज आपका जो मटेरियल है आपने डिजाइन किया, कैलकुलेशन किया, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मटेरियल अगर ज़्यादा हो गया, सपोज अगर मटेरियल थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, अगर मटेरियल थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो आपका जो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का डाई है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम करते क्या है कि जो अपर डाई होता है उसमें हम कुछ एरिया का फ्लैश का दे देते हैं। मतलब जो होगा यहाँ पे कुछ पार्ट इस तरीके से कट होगा, मतलब यहाँ पे मटेरियल नहीं होगा, यहाँ पे वैकेंट होगा। तो क्या होगा, अगर कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल अगर मान लो आपका मटेरियल जो यूज़ कर रहे हो थोड़ा सा भी अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा आप ले लेते हो तो क्या होगा कि वो इस फ्लैश में जाके फिल हो जाएगा। जब आप कंप्रेस करोगे ऊपर से रैम के थ्रू, कंप्रेसिव फोर्स जब अप्लाई करोगे तो वो फ्लैश में जाके फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट डाई है वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जब पार्ट को रिमूव करते हो उसमें फ्लैश आपको बना हुआ दिखता है तो इस तरीके से आप इंश्योर हो जाते हो कि आपने मटेरियल की वॉल्यूम सफिशिएंट लिया था, कम नहीं लिया था। मतलब कि आपका कंप्लीट जो शेप है जैसा आपको रिक्वायर्ड होता है वो आपका बन चुका है। अगर फ्लैश नहीं फॉर्म हो रहा है तो मे भी चांसेस है कि आपका जो मटेरियल आपने सिलेक्ट किया कम किया है, मतलब कि वो अंडर साइज प्रोडक्ट है। अगर अदरवाइज वो अगर ज़्यादा आप मटेरियल हो गया तो फ्लैश का फॉर्मेशन होगा ही होगा। अगर फ्लैश बनता है तो इस तरीके से आप इंश्योर हो सकते हो कि कैविटी जो है कम्प्लीटली फिल हो चुका है जैसा आपको रिक्वायर्ड शेप चाहिए था। तो फ्लैश का काम क्या होता है कि आपका जो एक्सेस मटेरियल होता है वो उसको एकोमोडेट करना ताकि आपका जो डाई है कम्प्लीटली फिल हो सके। ठीक है, प्लस ये जो आपका जो फ्लैश जो बनेगा यहाँ पे वो कुशनिंग का भी इफेक्ट काम करता है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि ये जो है इंश्योर करता है, इंश्योर्स टू कंप्लीट क्लोजिंग ऑफ डाइज को कंप्लीट क्लोजिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो सेकेंड इसका फंक्शन है कि ये जो है कुशनिंग इफेक्ट देता है, कुशनिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या होगा कि जब आप हैमरिंग कर रहे होगे ऊपर से तो क्या होगा कि आप डायरेक्ट जो डाई का ये जो फेस है और ये वाला फेस है या ये वाला फेस है, ये फेस जो है डायरेक्टली हिट नहीं करेगा एक दूसरे पे। अगर फ्लैश का फॉर्म होता है तो वो क्या करेगा, कुशन के फॉर्म में करेगा, मतलब कि आपका डाई जो है, डाई एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपका डाई का लाइफ जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कुशनिंग इफेक्ट का काम करते हैं ये। नेक्स्ट जो है आप इसकी जो कितनी क्वांटिटी रख सकते हैं, मतलब फ्लैश जब डिज़ाइन करेंगे, वॉल्यूम जब सिलेक्शन करेंगे मटेरियल का तो वो 10 से 50% के बीच में आप मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड्स करता है कि इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हो मटेरियल फोर्जिंग का, उसके ऊपर उसकी साइज पे डिपेंड करता है कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है टर्मिनोलॉजी वो है गटर, GUTTER, गटर। तो ये जो गटर है हम फ्लैश के साथ ही प्रोवाइड करते हैं। जस्ट अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। गटर के साथ ही, गटर भी जो है फ्लैश के साथ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है,
ठीक है, इसको हम क्लोज करके देख लेते हैं, सॉरी, इसको हम एक पैक्ड क्लोज देख लेते हैं कि क्लोजिंग के बाद कैसा दिखेगा आपका। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ये बेस से जुड़ा हुआ है आपका, और यहाँ पे मटेरियल आपका फिल हो चुका है। तो ये जो है ये फ्लैश का लैंड है, बोलते हैं फ्लैश लैंड। ये जो पार्ट है वो पार्ट है गटर। गटर जस्ट नाम से क्लियर हो रहा है, गटर का काम क्या होगा कि जितनी भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको अपने पास एक्यूमुलेट कर लेना। ठीक है, तो अगर फ्लैश के बाद भी आपका मटेरियल एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो क्या होगा, अगर फ्लैश से भी एक्स्ट्रा मटेरियल, मान लो आपने गटर यूज़ नहीं किया तो फ्लैश अगर फिल हो गया फिर भी एक्स्ट्रा मटेरियल है तो क्या होगा, आपका डाई कम्प्लीटली क्लोज नहीं होगा। तो उस कंडीशन के लिए क्या करते हैं कि गटर यूज करते हैं। गटर जो होता है जितना भी एक्सेस मटेरियल होता है वो उसको अपने पास स्टोर कर लेता है, मतलब वो अपने पास एकोमोडेट कर लेता है, जिससे कि आपका डाई कम्प्लीटली क्लोज हो सके। इसका जो वॉल्यूम होता है गटर का इतना सफिशिएंट रखते हैं कि जितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम हो सके उसको एकोमोडेट कर सके। तो इधर छोटा कम भी बन सकता है, ज़्यादा ही बन सकता है, इसमें कोई मैटर नहीं करता है। बट अगर गटर और फ्लैश फॉर्म हो रहा है तो फिर क्या होता है कि आप कंफर्म हो जाते हो कि मटेरियल आपका कम्प्लीटली फिल हो चुका है। तो गटर का भी काम है कि एक्स्ट्रा मटेरियल को एकोमोडेट कर देना, लेकिन फ्लैश का जो काम है वो जो है आपका कंप्लीट फिलिंग, कंप्लीट क्लोजिंग के लिए आप यूज़ करते हो कि फ्लैश आपका जो अगर फॉर्म हो रहा है तो ये आप सिक्योर हो जाते हो कि आपका जो है कम्प्लीटली आपका जो मटेरियल है कम्प्लीटली फिल हो चुका है डाई कैविटी के अंदर। ठीक है, और फ्लैश जो है आपका कुशनिंग इफेक्ट का भी काम करता है, प्लस गटर जो है आपका एक्स्ट्रा मटेरियल को एकोमोडेट कर देता है। तो इस तरीके से आपका मटेरियल जो है आप फोर्ज कर सकते हो जैसा आपको रिक्वायर्ड शेप चाहिए होता है। लेकिन आप जो है कॉम्प्लेक्स शेप की फोर्जिंग नहीं कर सकते। फोर्जिंग जो है आप केवल सिंपल ऑब्जेक्ट्स की कर सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होगा तो फिर क्या होगा, डिफ़िकल्ट क्या होगा कि आप उस कॉम्प्लेक्स पार्ट्स तक आप मटेरियल को फ्लो करा पाना, प्लास्टिकली फ्लो करा पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो इस तरीके से सिंपल शेप्स की ही आप फोर्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है देखते हैं स्टेप्स इन फोर्जिंग प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप्स है वो जो है फुलरिंग, और इसका दूसरा नाम है स्वेजिंग। सेकेंड वन इज एजिंग, अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज बेंडिंग, फोर्थ वन इज ब्लॉकिंग, फिफ्थ वन इज फिनिशिंग, एंड सिक्स्थ वन इज ट्रिमिंग। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फुलरिंग होता क्या है, तो फुलरिंग में होता क्या है कि आप मटेरियल की फर्स्ट वन इज फुलरिंग और स्वेजिंग। जैसे आप फर्स्ट ईयर में देखे होगे एनविल, सपोज ये आपका एनविल है। ठीक है, एनविल में यहाँ पे एक होल बना होता है, स्क्वायर होल होता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप एक फुलर यहाँ पे फीड कर देते हो, फुलर इस शेप का। ठीक, आप मटेरियल आपने लिया, और यहाँ पे भी एक ऊपर साइड से भी एक फुलर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से विद द हेल्प ऑफ हैमरिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर क्या रहे हैं कि हैमरिंग से क्या कर रहे हैं कि इसकी क्रॉस सेक्शनल थिकनेस को हम क्या करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम क्या करें, कम कर रहे हैं। तो ये होता है आपका फुलरिंग में करते क्या है कि आप जो है
उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप क्या करते हो, रिड्यूस करते हो। सेकेंड वन इज एजिंग। एजिंग, ठीक है। अब एजिंग में करते क्या है कि हम जैसा रिक्वायर्ड होता है मटेरियल, उस शेप में उसको मटेरियल को एक्यूमुलेट करते हैं उस एरिया में जहाँ पे मटेरियल आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। जैसा आपको रिक्वायर्ड होता है वैसा उस मटेरियल को हम एक्यूमुलेट करते हैं। जैसे एक देख लेते हैं सिंपल एक प्रोसेस जो है, जैसे ये आपका फर्स्ट स्लॉट ये हो गया, आपका स्टॉक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं फुलरिंग। ये हो गया आपका फुलरिंग, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इसका क्रॉस सेक्शनल थिकनेस क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, एजिंग। एजिंग में करते क्या है कि जैसा आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए लगभग वैसा ही वैसा ही आप क्या करते हैं, मटेरियल को उस एरिया में एक्यूमुलेट कर देते हैं आप, ठीक है। जैसा आपको डायमेंशन चाहिए होता है उस तरीके से उस मटेरियल को आप क्या करते हो, एक्यूमुलेट कर देते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एजिंग। ठीक है, दैट इज गैदरिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड इन द फाइनल प्रोडक्ट और फाइनल फोर्जिंग, ठीक है। थर्ड वन इज बेंडिंग। अगर उस प्रोसेस में बेंडिंग रिक्वायर्ड है तो आप क्या करोगे, उसका बेंडिंग करोगे। जैसे सपोज आप देख लो, तो ये हो गया आपका बेंडिंग प्रोसेस। तो बेंडिंग क्या है, रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट विच नीड्स बेंडिंग। जिसको बेंडिंग की ज़रूरत है आप उसको बेंडिंग प्रोसेस आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग में क्या करते हैं कि आप जस्ट जो आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, जस्ट उसी का वो जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, जब सेमी फिनिश प्रोडक्ट होगा जैसा आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, मतलब एकदम फिनिश प्रोडक्ट नहीं होगा लेकिन सेमी फिनिश्ड होगा, जस्ट उसी की तरह जैसा आपको रिक्वायर्ड है, आपका ऑब्जेक्ट या फाइनल प्रोडक्ट जैसा आपको रिक्वायर्ड है। जैसा अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लॉकिंग। दैट इज सेमी फिनिश्ड इम्प्रेशन एज फाइनल फोर्जिंग, ठीक है। फिफ्थ वन इज फिनिशिंग प्रोसेस जस्ट जो होगा आपका सेम होगा जैसा आपको फाइनल प्रोडक्ट आपको रिक्वायर्ड होगा, जस्ट सेम वैसा होगा। ये हो गया आपका फिनिशिंग, ठीक है। फिनिशिंग के बाद सिक्स वन इज ट्रिमिंग। फिनिशिंग को क्या बोल सकते हैं, फाइनल फोर्जिंग, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन इज ट्रिमिंग। ट्रिमिंग में क्या होगा कि फोर्जिंग करने के बाद, फिनिशिंग करने के बाद क्या होगा, जैसे अभी हमने पढ़ा कि फ्लैश और गटर ये सारा चीज़ हम देते हैं प्रोसेस में, तो क्या होगा इसमें भी फ्लैश फॉर्म होगा, गटर फॉर्म होगा। तो फ्लैश को क्या करना होगा, हमें रिमूव करना होगा। तो फ्लैश को कैसे हम रिमूव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रिमिंग।
उस जो फ्लैश बना है, जो फ्लैश रिम बना है चारों तरफ उसके, उसको ट्रिम करके रिमूव कर लेंगे। द फ्लैश रिमूवल प्रोसेस, ये जो है फ्लैश रिमूवल प्रोसेस, सॉरी फ्लैश रिमूवल प्रोसेस, दैट इज ट्रिमिंग प्रोसेस। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्स देखो, आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था ये, ठीक है, ये जस्ट फाइनल प्रोडक्ट, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, अभी भी फ्लैश लगा होगा, फ्लैश को क्या करेंगे, ट्रिमिंग करके किससे रिमूव करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ ट्रिमिंग प्रोसेस फ्लैश रिमूव कर लेंगे। ये जो है ब्लॉकिंग में क्या कर रहे हैं, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है जस्ट उसी की तरह लेकिन सेमी फिनिश्ड होगा, बिल्कुल फिनिश नहीं होगा इम्प्रेशन। तो सेमी फिनिश्ड इम्प्रेशन ऑफ द फाइनल फोर्जिंग का होगा, जिसको बोलेंगे ब्लॉकिंग। बेंडिंग जो है, अगर उस प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड है बेंडिंग, तब आप बेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, अदरवाइज बेंडिंग की ज़रूरत नहीं है, तो बेंडिंग आप परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तो एजिंग जो है आपका, एजिंग में क्या करते हैं कि आप जो है मटेरियल जहाँ पे जैसा रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से मटेरियल को गैदर करते हो, इकट्ठा करते हो, तो ये होता है आपका एजिंग। और फर्स्ट वन इज फुलरिंग। तो फुलरिंग में क्या करते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्वैच और फुलर्स, ये इनको बोलते हैं फुलर्स, FULLERS। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ES में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछता है सीक्वेंस, कि सीक्वेंस क्या है इनका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुलरिंग, दैट इज रिड्यूसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेकेंड वन इज एजिंग, दैट इज gathering or accumulating the material required where it is required for the final objects or final product. Next one is bending, if it is required for the final impression or final product, so we perform the bending operation, otherwise it is not required. Next one is blocking. Blocking is the just semi finished final forging product, which is just like a final forging. After that finishing is performed, that is final shape of the product, but finishing is still intact with the flash or gutter, so flash will be removed by the trimming process. So these all is the process, sequential process, that is furring, aging, bending, blocking, finishing and trimming process. So these all are the steps involved in the forging process. So next one is types of forging, कितने तरीके की फोर्जिंग होती है। तो फर्स्ट वन इज स्मिथ, सेकेंड वन इज ड्रॉप फोर्जिंग, थर्ड वन इज प्रेस फोर्जिंग एंड फोर्थ वन इज मशीन फोर्जिंग। तो 4 तरीके की कंप्लीट जो होता है वो 4 टाइप के होते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्मिथ फोर्जिंग, दैट इज ब्लैक स्मिथ फोर्जिंग, जो सबसे पहले एंशिएंट टाइम से अब तक यूज होता चला आ रहा है, ब्लैक स्मिथ फोर्जिंग। जिसमें होता क्या है कि जो ऑपरेटर होता है या फिर जो ब्लैक स्मिथर होता है, वो क्या होता है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी, जो जैसा आपको मटेरियल चाहिए, जैसा आपको फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको चाहिए, तो वो जो होता है वो डिपेंड करता है स्किल ऑफ द ऑपरेटर के ऊपर, डिपेंड्स ऑन स्किल ऑफ ऑपरेटर के स्किल पे डिपेंड करता है। जैसा आपको प्रॉपर्टी चाहिए, जैसा आपको प्रॉपर्टी चाहिए वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट वो डिपेंड किस पे करता है, स्किल ऑफ द ऑपरेटर पे। तो आप जो है इसमें मैनुअली ऑपरेट करते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड। तो मैनुअली ऑपरेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कि जो आपका ब्लैक स्मिथर होता है वो क्या करता है, आइदर हॉट कंडीशन में और कोल्ड कंडीशन में। हॉट कंडीशन में उसी मटेरियल का करेंगे जिसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज़्यादा है, जिसको आप
कोल्ड कंडीशन में नहीं कर सकते। वो मटेरियल जिनकी कोल्ड कंडीशन में आप इजीली फॉर्म एक शेप से दूसरे शेप में फॉर्म कर सकते हो, फोर्ज कर सकते हो, तो उनको कोल्ड वर्किंग कर सकते हो। तो ऑपरेटर जो होता है वो मैनुअली करता है, उसके पास मैनुअली टूल्स होते हैं, मैनुअल टूल्स होते हैं, मैनुअल इक्विपमेंट्स होते हैं। उसकी हेल्प से वो क्या करता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो भी आपको मटेरियल की रिक्वायर्ड होती है उसके हिसाब से परफॉर्म करता है। तो ये टोटली डिपेंड होता है आपके स्किल पे कि उसकी ऑपरेटर की स्किल कैसा है। तो नेक्स्ट वन इज ड्रॉप फोर्जिंग। ड्रॉप फोर्जिंग, तो इसमें क्या होता है कि आपका, जैसे अभी हम पीछे डिस्कस किए थे कि आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा डाई का, सेकंड पार्ट डाई का ये हो गया, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो होगा वो बेस से अटैच्ड होगा, फर्स्ट पार्ट जो होगा वो आपका रैम से जुड़ा होगा, और रैम जो है फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसमें आप मटेरियल को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है, मटेरियल को आप यहाँ पे प्लेस कर देते हो। तो इसमें क्या होता है, रिपीटेड ब्लो होता है, रिपीटेड ब्लोज, ठीक है। रिपीटेड ब्लोज करते हैं, वो आप एक बार ब्लो किया, हैमरिंग इफेक्ट, हैमरिंग किया, फिर उसके बाद फिर वापस ले गए, फिर वापस से फिर से ब्लो किया, तो रिपीटेड ब्लो होता है, जिससे क्या होता है आपका मटेरियल जो है आपका डाई का शेप ऑब्टेन कर लेता है। स्टिल इसमें रिपीटेड ब्लो होता है, तो होता क्या है कि आपका एक बार में जो आप ब्लो आपने किया फर्स्ट टाइम में, तो मटेरियल का जो आउटर सरफेस है वो डिफॉर्म होता है। इनर जो कोर का पार्ट है, अंदर का कोर का है, उसमें डिफॉर्मेशन बहुत ही कम आता है, उसमें नेग्लिजिबल के बराबर आता है डिफॉर्मेशन। मतलब उसमें कोई किसी तरीके का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है, केवल आउटर सरफेस में डिफॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट बार से फिर से जब आप ब्लो करोगे तो फिर से क्या होगा, आउटर सरफेस पे ही डिफॉर्मेशन आएगा, इनर कोर पे बहुत कम आता है। मतलब कि डिफॉर्मेशन ओनली एट आउटर कोर, आउटर कोर पे ही होता है। जिससे अगर आउटर कोर पे ही हो रहा है, इनर कोर पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी होगा आपका, जो प्रॉपर्टी होगा वो अनइवन होगा थ्रू आउट द मटेरियल। मटेरियल के पूरे मटेरियल में अनइवन तरीके से आपका क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इसको हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि मटेरियल की प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म हो सके, ठीक है। तो रिपीटेड ब्लो करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रॉप फोर्जिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज प्रेस फोर्जिंग। प्रेस फोर्जिंग, ठीक है। तो प्रेस फोर्जिंग में होता क्या है आपका कि जस्ट सेम फिगर ऐसा ही होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाई and this is the second part of the die, ठीक है। this is attached to the base of the machine equipments, second part, there we are going to place the material। यहाँ आपका रैम से जुड़ा होगा। आप क्या करोगे, हाइड्रोलिक, यहाँ पे क्या करते हैं, आइदर हाइड्रोलिक या फिर मैकेनिकल प्रेस यूज करेंगे, ठीक है। हाइड्रोलिक और मैकेनिकल प्रेस आप यूज करोगे, जिससे क्या होगा, मटेरियल आपका स्क्वीज्ड होगा, स्क्वीज्ड। इसमें हम रिपीटेड ब्लो नहीं करेंगे, जैसे आप ड्रॉप फोर्जिंग में देख रहे थे कि रिपीटेड हम ब्लो कर रहे थे, यहाँ पे कंटिन्यूअसली आप क्या करोगे, दैट इज gradually apply the pressure through ram to the metal, ठीक है, with the help of dies। तो आप मटेरियल को ग्रेजुअली आप क्या कर रहे हो कि प्रेशर अप्लाई कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ रैम, जिससे कि आपका मटेरियल जो है वो स्क्वीज आउट होके वो कैविटी को फिल कर देगा। कैविटी फिल होगा, फ्लैश फिल होगा और गटर फिल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप ग्रेजुअली फिल हो रहा है, तो आपका जो है यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन अचीव्ड थ्रू
आउट द मटेरियल, थ्रू आउट द मटेरियल। ठीक है, तो अगर थ्रू आउट द मटेरियल यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन हो रहा है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मटेरियल वॉल्यूम, मटेरियल थ्रू आउट द मटेरियल। तो हर जगह इसमें मटेरियल थ्रू आउट द मटेरियल क्या होगा, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी होगा, तो इसको हीट ट्रीटमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज कम्पेयर टू ड्रॉप फोर्जिंग। ठीक है, तो ड्रॉप फोर्जिंग में कुछ एडवांटेजेस हैं। अगर डिस्कस किया जाए प्रेस फोर्जिंग में कुछ एडवांटेजेस है, जैसे मैंने कि अभी बताया कि इसमें जो है आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो मिलता है यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन होने की वजह से आपको यूनिफॉर्म मिलता है। इसमें क्या होता है, अनइवन मिलता है, जिससे कि आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी वेरी करता है, तो फिर से आपको हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपका इस मटेरियल में। ड्रॉप फोर्जिंग से बना हुआ मटेरियल जो होगा उसको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या होता है कि एडवांटेज हो गया आपका प्रेस फोर्जिंग का ड्रॉप फोर्जिंग पे। प्लस एक और एडवांटेज है कि आपका जो प्रेस फोर्जिंग है आपका जो है कंटिन्यूस ग्रेजुअली अप्लाई कर रहे हो लोड, इसमें बार बार आप लिफ्ट कर रहे हो, फिर से रैम को ड्रॉप कर रहे हो, फिर से लिफ्ट कर रहे हो, फिर से ड्रैग कर रहे हो, तो क्या होगा, इसमें टाइम वेस्टेज ज़्यादा है। ये प्रोसेस जो है आपका प्रेस फोर्जिंग जो है आपका फास्टर प्रोसेस है, तो ये इससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो होगा आपका इजीली ऑपरेट कर सकते हो। इसमें जो है एक बार आप इसमें जो अलाइनमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है इसमें इस केस में हो सकता है कि आपका कभी कभी रैम जो आपका जो फर्स्ट पार्ट जो है डाई का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मिस अलाइन भी हो सकता है। तो मिस अलाइन जब हो जाएगा तो आपका प्रॉपरली जब मैच नहीं करेगा तो प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो क्लीन नहीं बनेगा, मतलब आपका जो आपको डायमेंशन चाहिए वो डायमेंशन ऑब्टेन नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि प्रॉपरली मैच करेगा तो डायमेंशन जो आपको चाहिए होता है, जो साइज़ चाहिए, जो डायमेंशन चाहिए वो एग्जैक्ट मिलेगा। लेकिन इसमें अगर प्रॉपरली क्लोज नहीं होने से आपका साइज़ में वेरिएशन हो सकता है। तो ये आपका प्रेस फोर्जिंग का कुछ एडवांटेज ओवर द ड्रॉप फोर्जिंग। तो नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन इज मशीन फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग। ठीक है, मशीन फोर्जिंग यूजेज ओनली ऑफसेट फोर्जिंग। अभी हमने पढ़ा था ड्राइंग आउट और ऑफसेटिंग, दैट इज यहाँ पे पढ़ा था दो टाइप का होता है, ड्राइंग आउट ऑफसेटिंग। तो ये जो मशीन फोर्जिंग होता है ये केवल ऑफसेट फोर्जिंग यूज करता है। ये मोस्टली यूज फॉर मेकिंग बोल्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या करते हो कि आप इसका यूज करते हो। जैसे कि आपका ये बोल्ट का पार्ट हो गया, ये थ्रेड्स हो गए, ठीक है। तो इसकी जो कैप है, इसकी इसके जो कैप है इसकी फोर्जिंग करने के लिए आप मशीन फोर्जिंग यूज करते हो, ठीक है। ये आप सेटिंग करके आप क्या करते हो, इस तरीके से आप इसका कैप का फॉर्मेशन करते हो विद द मशीन फोर्जिंग। तो ये हो गया आपका चारों टाइप का फोर्जिंग, ठीक है। सो इस फोर्जिंग में एक टर्म यूज होता है लुब्रिकेशन। अब लुब्रिकेशन का यूज क्या है, तो लुब्रिकेशन का फंक्शन ये होता है कि आप स्टिल हाईयर टेम्परेचर पे आप क्या कर रहे हो, हाईयर टेम्परेचर पे आप अगर हॉट वर्किंग कर रहे हो तो हायर टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका जो मटेरियल है वो स्टिक कर जाए डाई के साथ, मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज़्यादा हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि उस सरफेस पर फ्रिक्शन ज़्यादा काम कर रहा हो, तो आपको फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए आपको लुब्रिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो लुब्रिकेशन में मोस्टली जैसे ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट जिसका मेल्टिंग पॉइंट नियरली 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, तो ये यूज कर सकते हैं। ग्रेफाइट जो होता है हेक्सागोनल शेप होने की वजह से जो है ईजिली जो है उस पार्ट से जो होता है जहाँ पे कांटेक्ट होता है वहाँ पे इजीली ये लुब्रिकेशन का काम करता है, स्लाइडिंग इजीली कर सकता है। नेक्स्ट जो है आप जो यूज करते हैं इसमें मोस्टली मोल्टेन ग्लास, दैट इज मोल्टेन ग्लास।
ये जो होता है स्टिकी इन नेचर होता है, स्टिकिंग इन नेचर होता है, चिपका रहता है आपके जो मटेरियल है उसके पूरे बाउंड्री वॉल से चिपका रहता है, मटेरियल के सरफेस से चिपका रहता है, और स्टिल हायर टेम्परेचर पे रिफ्रैक्ट मतलब हायर टेम्परेचर को बियर कर सकता है। तो इसलिए हम मोल्टन ग्लास मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं फॉर लुब्रिकेशन पर्पज़ के लिए। तो ये हो गया आपका लुब्रिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिफरेंट टाइप का फार्मूला कुछ यूज होता है, फार्मूला इन फोर्जिंग प्रोसेस, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो आपका फॉर्मूला है ट्रू स्ट्रेस दैट इज सिग्मा टी, जो होता है सिग्मा ब्रैकेट में 1 प्लस एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन क्या है ट्रू स्ट्रेन, सॉरी इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, ट्रू स्ट्रेन दैट इज एप्सिलॉन टी, जो होता है ln L/L0, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं ln A0/A या ln D0/D 2 टाइम्स, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं कि ये आता कैसे है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन जैसे आपने 100 में पढ़ा होगा इसका डेरिवेशन, अगर ये मटेरियल इनिशियल लेंथ जो है L0 है, ठीक है, एरिया जो है A0 है, ठीक, और आपने इसमें टेंसाइल फोर्स अप्लाई करके अगर इसका लेंथ जो है इंक्रीज करके इसको L कर दिया L, तो इसका एरिया जो हो गया A हो गया, और ये जो इसका इंक्रीज इन लेंथ है ये जो है डेल्टा अगर L है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक L है, और ये जो है वेरिएशन इंक्रीज इन लेंथ है डेल्टा L है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होगा, दैट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेन डेल्टा L/L0 इनिशियल लेंथ से लेते हैं। लेकिन जो ट्रू स्ट्रेन दैट इज, इसको एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, ट्रू स्ट्रेन जो होता है डेल्टा L/L, दैट मीन्स इलोंगेशन इन लेंथ डिवाइडेड बाई इंस्टेंटेनियस लेंथ। तो ये होता है एप्सिलॉन टी, ठीक है। L क्या होता है, L क्या है आपका टोटल लेंथ जो L, सपोज इसको कैपिटल L ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो L क्या है आपका L0 प्लस डेल्टा L है, L0 प्लस डेल्टा L। अगर इसको डिवाइड कर सकते हैं L0 से L/L0 1 प्लस डेल्टा L/L0, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या है ये, क्या पार्ट है L/L0 क्या है आपका 1 प्लस डेल्टा L/L0 क्या है, डेल्टा L/L0 क्या है एप्सिलॉन, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉरी इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है डेल्टा ट्रू स्ट्रेन जो आपका हो गया डेल्टा L/L, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं और इंस्टेंटेनियस एक सॉल्व करते हैं, दैट इज किसी एक x लेंथ पे जो टोटल जो इलोंगेशन है dx है, ठीक है। तो ट्रू स्ट्रेन क्या होगा dx/x। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, L0 से L तक, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो L0 ln x L/L0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ln L/L0, ठीक है। अब ये जो है मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व किया था, जस्ट यहाँ से पुट कर देना, अभी इसको नहीं करना इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। तो क्या होगा L इक्वल टू क्या था L0 प्लस डेल्टा L, ठीक है, L इक्वल टू L0 प्लस डेल्टा L। तो L बाई डिवाइडेड बाई L0 से कर देते डिवाइड, तो L0 1 हो जाएगा डेल्टा L/L0। तो यहाँ से L/L0 इक्वल टू 1 प्लस ये जो है आपका क्या है, ये आपका एप्सिलॉन है, तो 1 प्लस एप्सिलॉन होंगे, दैट इज इसकी वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस एप्सिलॉन। तो वहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एप्सिलॉन टी इक्वल टू ln 1 प्लस एप्सिलॉन। तो ये हमने यहाँ से ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू देख लिया है, एप्सिलॉन टी इक्वल टू ln 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। 1 प्लस ln इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस एप्सिलॉन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln L/L0 यहाँ से, ठीक है। ये भी फॉर्म हो गया।
अब जो है अगर कंटिन्यूटी क्वेश्चन लगाते हैं ए नॉट एल नॉट इक्वल टू ए इंटू एल, तो यहाँ से एल बाई एल नॉट निकाल लो, एल बाई एल नॉट इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट बाई ए। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो एप्सिलॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पुट करते हैं ए नॉट बाई ए। ठीक है, अगर हम ए नॉट को ओपन कर देते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर से, दैट इज़ पाई बाई 4 डी स्क्वायर डी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एल एन डी नॉट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी का होल स्क्वायर। तो पावर को बाहर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एल एन डी नॉट बाई डी। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, क्या हो गया एल एन एल बाई एल नॉट इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए इक्वल टू 2 टाइम्स एल एन डी नॉट बाई डी। तो ये हो गया आपका ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट जो देखेंगे ट्रू स्ट्रेस, दैट इज ट्रू स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा टी। तो ट्रू स्ट्रेस सॉरी इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस दैट इज सिग्मा क्या होगा, क्या होता है अगर आपने फोर्स अप्लाई किया हो P बाई ए नॉट होगा, इनिशियल एरिया P बाई ए नॉट होगा। ठीक है, और ये क्या होगा P बाई ए होगा। ठीक है, तो सिग्मा टी को लिख सकते हैं P बाई ए। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं P बाई ए नॉट इंटू ए नॉट बाई ए लिख सकते हैं, जस्ट ए नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो P बाई ए नॉट क्या है आपका सिग्मा है, जस्ट ये। ठीक है, और A बाई ए नॉट को क्या लिख सकते हैं, A बाई ए नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, A बाई ए नॉट क्या है यहाँ से देख लो, A नॉट बाई ए को क्या लिख सकते हैं L बाई एल नॉट लिख सकते हैं, L बाई एल नॉट। ठीक है, और L बाई एल नॉट क्या हमने निकाला है अभी, L बाई एल नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन, दैट इज 1 प्लस एप्सिलॉन। तो सिग्मा टी यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन, दैट इज सिग्मा 1 प्लस एप्सिलॉन। तो यही मैंने अभी जो बताया था फॉर्मूला, सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस एप्सिलॉन आपका हो गया। तो ये हो गया आपका ट्रू स्ट्रेस। ठीक है, तो इन्हीं दोनों फॉर्मूला को आपको मैक्सिमम यूज करना है, यही जो 2 फॉर्मूला है फोर्जिंग में सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, सो थैंक यू।